हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज 72वीं यूपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाला है, जो कि पीडब्ल्यू के द्वारा आपका फुल लेंथ टेस्ट आपका आज 2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 आप पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1, जो आपका दिशा 72वीं यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट आपका इसका नाम है, उसका हम लोग पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बिना कोई देर के वो चलते सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए 1 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। क्या प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करती है, सीमांत का निर्धारण करती है। तो कहिए आलमगीरपुर करता है। याद रखिए कौन करता है, तो आलमगीरपुर। देखिएगा इसका सही उत्तर आपका तो आलमगीरपुर हो जाएगा। तो मांडा देखिए आपका सबसे जो है आपको कौन सा सीमा, तो उत्तरी सीमा का आपका मांडा जो सीमा निर्धारण करता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमांत आपका कौन सा होगा, तो आपका दैमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए सबसे पश्चिमी सीमा आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका सुतकांडोर हो जाएगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा, देखिए घटना दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ, क्या करना है। देखिए बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति आपका किस स्थान पे हुआ था। चलिए बताइएगा, बुद्ध की प्राप्ति आपका जो है सो बोध गया में हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए महावीर का जन्म आपका कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश आपका कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिए थे। तो महावीर का निवास आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका पावापुरी में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए राजगिरी बिंबिसार की राजधानी थी, जो कि बिल्कुल आपका एक सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र उदयन द्वारा बसाया गया नगर, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र, बिल्कुल आपका सही सुमेलित हो जाएगा। मिथिला शिशुनाग वंश की राजधानी, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए मिथिला जो है सो आपका क्या विदेह राज की राजधानी थी। किसका, मिथिला आपका विदेह राज की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा। देखिए शिशुनाग वंश की राजधानियाँ गिरिब्रिज और वैशाली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का बनवाया था, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजराज चोल प्रथम 1985 से लेकर 1014 ने तंजीर में शिव के समर्पित राजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा। देखिए 2 में आपका राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर नौसैनिक आक्रमण कर पूरे द्वीप पर अस्थायी अधिकार कर लिया था, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए 2 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। ध्यान रखिए कितना उत्तरी भाग पर अधिकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कथन 3 में देखिए आपका ऊपर में होगा। देखिए कथन 3 में आपका चोल प्रशासन में उन सभा छोटे गांव में कार्यरत रहती थी, जबकि महासभा में बड़े नगरों में प्रशासन को देखती थी। क्या कथन 3 आपका सही है, तो कथन 3 भी आपका जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर प्रश्न का हम सही उत्तर बताते जाएंगे। देखिए चोल ग्राम प्रशासन में उर्साधारण गांव के सभी सभा थी, जब महासभा या पेरुंगरी वृद्धे गांवों में कार्य करती थी, न कि बड़े नगरों में। याद रखिएगा। 4 में देखिए आपका क्या जो राजेंद्र चोल प्रथम ने गोंगेकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया और गैंगोकोंड की उपाधि धारण की, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्यम के संवाद रूप में है। तो मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, संवाद रूप में है, तो ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए नागसेन। देखिएगा
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। मिलिंद पन्हो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक राजा मिलिंद यानी कि मिनेंडर प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवादों का संकलन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए सूची 1 में आपका अवधारणा दिया हुआ है, सूची 2 में आपका संबंधित धर्म दिया हुआ है। क्या करना है तो मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। बताइएगा पतितीय समुद्र मुप्ताद, बताइए इसका मिलान कीजिए, इससे संबंधित धर्म आपका किससे हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा अगर पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा भैया, क्योंकि गलती हर किसी से होता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इससे आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बताइए स्यादवाद का संबंध आपका किससे है। स्यादवाद का संबंध आपका जैन धर्म से है। देखिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का आपका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका जो है बौद्ध धर्म से है। देखिए त्रिरत्न, देखिए साम्यक दर्शन और ज्ञान चरित्र का आपका जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही उत्तर है, ये आप लोग को चुनना है। तो ये कथन 1 में आपका है विष्णु पुराण को मौर्य वंश के इतिहास के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल क्या है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 2 में है वायु पुराण गुप्त वंश के प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए पुराणों के संदर्भ में आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, अगर इसका आंसर आप लोग को पता होता है तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। संदेह बेसंदेह होकर आप लोग प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बिहार में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित स्थलों एवं घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बिहार में बौद्ध और जैन धर्म के संबंधित स्थलों एवं घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है आपका, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में बोध गया वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। 3 में आपका महावीर स्वामी पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये अपना पहला उपदेश आपका कहाँ दिए थे, तो ये आपका पावापुरी में दिए थे, याद रखिएगा। देखिए 4 में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था, ना कि आपका पाटलिपुत्र में। धर्म कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ था, तो वो आपका वैशाली में राजगीर यानी कि राजगीर में आपका समर्पित गुफा में आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2 और 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए कथन 1 में आपका क्या है, उसने दोआब क्षेत्र में कृषि कर की बढ़ा दी, जिससे किसानों को व्यापक असंतोष फैल गया, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कथन 2 में आपका है उसने देवगिरी को अपने दूसरी राजधानी बनाकर उसका नाम दौलताबाद रखकर दिल्ली की जनता को वो स्थानांतरित रूप से आदेश दिया था, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कथन 3 में आपका है सोने चांदी की कमी को दूर करने के लिए उसे तांबे के संकेतक सिक्के टोकन करेंसी जारी किए हैं, जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन प्रयोगों के संदर्भ में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीनों कथन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 भी कथन इसमें हो गया, 4 तो हम लोग देखे ही नहीं है। 4 में देखिए क्या है, उसने खुरासन पर आक्रमण के लिए एक विशाल सेना गठित और सफलतापूर्वक क्षेत्र में दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कितने आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कितने सही हैं। देखिए कथन एक में है, देखिए बाजारों का नियंत्रण करने के लिए दियाभे रियासत नामक विभाग स्थापित किया गया और साना ए मंडी निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन दो में है, अनाज वस्त्र और दास पशु का समन्वय वस्तुओं के लिए अलग अलग मंडियाँ स्थापित की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कथन तीन में कीमतों पर स्थिर रखने के लिए व्यापारियों को बिना किसी कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चार में देखिए, बाजार नियंत्रण एक प्रमुख उद्देश्य सैनिकों को कम वेतन में भी आसानी से जीवन यापन करने का योग्य बनाया था, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में एक कथन सही है, दो कथन सही है, चार कथन सही है, तीन आपका गलत हो जाएगा। तो एक, दो और चार यानी कि तीन कथन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में दरभंगा बिहार भेजा गया अभियान किसके द्वारा पराजित किया गया था? यह आपका जोशो राजा सरकरी के द्वारा आपका पराजित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि की आधी फसल की मांग की थी। इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, शेख मोहम्मद इस्माइल को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दरभंगा भेजा गया था, लेकिन राजा सरकरी के उन्हें हरा दिया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो बिहार में दाऊदनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, बिहार के दाऊदनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो खान कुरैशी किए थे। कौन किए थे? दाऊद खान कुरैशी किए थे। इसका आंसर देखिए आपका नीचे हो जाएगा, दाऊद खान कुरैशी किए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सब के लिए आप लोग को सोचना नहीं है। तो एकता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए कथन एक में आपका है, एकता शब्द अरबी मूल का है और इसे प्रणाली का विकास फारस में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए अब दो में है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान यह वंशानुगत हो गई थी। ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए, बहमन शाह अब्दाली के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमन शाह अब्दाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। ये कथन एक में उन्होंने देवगिरी के स्वतंत्रता की घोषणा की और बाद में अपनी राजधानी गुलबर्ग स्थानांतरित कर दी, जो कि कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन दो में उन्होंने शुरुआत में अपने साम्राज्य को तरफ नामक प्रांतों का विभाजित किया था, जिसे प्रत्येक का शासन अधिकारियों द्वारा चलाया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो आपका दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। अभी तक क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, क्या बोल रहे भैया, अगर अभी तक क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। मतलब 1751 थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा भैया, 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए बताइएगा। देखिए 1751 और 1758 के बीच मुगल भारत की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में? 1751 और 1758 के बीच मुगल भारत की घटनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए एक में अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट के रूप में मान्यता दी। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो क्या कथन आपका एक सही है? देखिए इसके बारे में पूरा सोल्यूशन आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए मोहम्मद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार बना और 1748 से लेकर 1767 के बीच भारत का आक्रमण
किया, ध्यान रखिए आक्रमण किया। अब देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली को भारत पर अंतिम आक्रमण का चिन्हित किया। ध्यान रखिए, देखिए उन्होंने मुगलों को परेशान किया और उन्होंने 1751 से 52 में पंजाब को सौंप पर शांति स्थापित का प्रयास किया था, शांति का प्रयास किया था, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका दो सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऊपर में होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो आपका सही नहीं है। सोल्यूशन पढ़ने के बाद आप लोग को पता चल जाता है। देखिए 1498 में भारत पहुंचने वाले वास्को डी गामा बेड़े में कितने जहाज शामिल थे, कितने जहाज शामिल थे, तो 3 जहाज आपका शामिल थे। 1857 के विद्रोह को किसने, देखिए 1857 के विद्रोह को किसने इस रूप में वर्णित किया कि यह एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी स्वतंत्रता से पहले युद्ध से बहुत कम। तो ये आपका स्टेनली वोल्फार्ट किए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18 आपका क्या है, बताइए। गोपाल हरि देशमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल हरि देशमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही, कथन एक में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के तहत एक न्यायाधीश जज के रूप में कार्य किया, जो कि बिल्कुल कथन एक आपका सही हो जाएगा। कथन दो में उन्होंने भास्कर नामक साप्ताहिक में लोकहितवादी उपनाम से लिखा था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उन्होंने पारंपरिक हिंदू रूढ़िवादी के संरक्षण का समर्थन किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख के संदर्भ में कथन 1 और 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग फास्ट चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा चरमपंथी गतिविधियों को दबाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम लागू किए गए थे, कौन से अधिनियम लागू किए गए थे, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिनियम लागू किए गए थे। ये देखिए आप लोग, राजद्रोहात्मक राज्यसभा अधिनियम, ये आपका 1907 पर लागू किए गए थे। आपका भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 पर लागू किए गए थे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये भी आपका लागू किए गए थे। और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये भी आपका लागू किए गए थे। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चरमपंथी गतिविधियों को दबाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किए गए थे, तो ये चारों अधिनियम आपका लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के लिए वर्लिन समिति 1905 की स्थापना से जुड़े थे, तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए वर्लिन समिति 1905 की स्थापना से जुड़े थे, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए आपका वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, और आपका भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे, और लाला हरदयाल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह आपका नहीं होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के लिए वर्लिन समिति 1915 की स्थापना से जुड़े थे, तो ये तीनों आपका जो है वर्लिन समिति 1915 की स्थापना से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21 की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संबंध से सही है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संबंध में सही है, कौन सा आपका सही है, तो देखिए आपका इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में स्थापित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आयोग का दूसरे बम्बई, दिल्ली और पंजाब में हुई गड़बड़ियों के जांच करना था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का ध्यान आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही उत्तर को चुनिए। एक में है आंतरिक सुरक्षा के संबंध में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियों होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल आपका ये कथन सही है। भारत सरकार का उच्च न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण होना था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में केंद्र संसदीय उत्तरदायित्व की सिफारिश की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। देखिए 23 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए 29 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन के कितने पहले, बताइएगा, 29 मार्च 1931 के कराची अधिवेशन के कितने दिन पहले भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी दी गई थी। आपका 6 दिन पहले आपका जो सो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 24 के। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये आपका कब किए थे, तो ये आपका सितंबर 1932 में किए थे। बताइए क्रिप्स मिशन के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किन देशों ने भारत का असहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला था। ब्रिटेन पर दबाव डाला था तो आपका कौन डाले थे, तो ये आपका डाले थे, ध्यान रखिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका डाले थे, सोवियत संघ डाले थे और चीन डाले थे। फ्रांस आपका नहीं डाला था, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। 1776 में वॉरेन हेस्टिंग की परिषद के एक सदस्य द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का विचार अनुशासित किया गया था, जिसका नाम है, तो जिसका नाम आपका क्या है, तो आपका फिलीपींस क्या फिलिप फ्रांसिस है, ध्यान रखिए फिलिप फ्रांसिस है, याद रखिए। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन अभी 1856 में लोटा विद्रोह किन जिलों के कैदियों द्वारा शुरू किया गया था। 1856 का लोटा विद्रोह किन जिलों के कैदियों द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका आरा जेल में, मुजफ्फरपुर जेल में आपका शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यह विद्रोह 1856 में विद्रोह सरकार द्वारा जेल में पीतल के बर्तनों को वापस लेने और उनके स्थान पर मिट्टी के बर्तन शुरू करने के निर्णय के खिलाफ शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। मतलब गया के खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपका मौलाना सजहाद के आपका द्वारा जो सबका उद्घाटन किया गया था, याद रखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर रोलेट एक्ट स्थापित किया गया प्रदर्शन देखा गया था, बताइएगा। देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। कौन सा कथन आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मुंगेर हो गया और गया हो गया। चारों जो है सबका प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया था, ध्यान रखिए। देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया था। चारों जगह पर आपका रोलेट एक्ट के विरोध खिलाफ में आपका प्रदर्शन देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 30 आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाइप का बटन होगा वो भी आप लोग एक बार दबा दीजिएगा। तो बिहार में स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई किसान सभा कहाँ शुरू की गई थी। बिहार में स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई किसान सभा कहाँ से शुरू हुई थी। ये आपका जो है सबको पता है मधुबनी से आपका शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किसान सभा की शुरुआत आपका कहाँ से की थी, तो मधुबनी से किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए और इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इस आंदोलन जो है सो आपका इसी आंदोलन मुंगेर और शाहाबाद, पटना, सारण और मुजफ्फरपुर आदि में भी शुरू किए गए थे, ये आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 31 आपका क्या है। तो ये 1937 में बिहार का सरकार का गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 1937 के बिहार में सरकार गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में श्री कृष्ण सिंह बहुमत के बावजूद शुरू में सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से संबंधित थे, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 32 आपका क्या है। देखिए पटना युवक संघ 1927 का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका जो है सो मनिंद्र नारायण रॉय के द्वारा किया गया था। तो ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें
आकर मिलती हैं, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन दो में देखिए, कथन दो भी तो यही है आपका, ITCZ पूरे भौगोलिक भूमध्य रेखा पर स्थित रहता है, जो कि कथन दो भी आपका जो है बिल्कुल गलत है। देखिए कथन दो का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ITCZ के दौरान भारतीय उपमहा देखिए ITCZ स्थिर नहीं है, यह सूर्य के स्पष्ट गति के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। कथन तीन में आपका जुलाई में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उत्तर की ओर खिसक जाता है, जो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण एक प्रमुख कारण है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो याद रखिए देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और तीन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए प्रशांत महासागर में स्थित रिंग्स ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए यह प्लेट विवर्तनिकी के स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के टकराव के प्रत्यक्ष परिमाण है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसे दुनिया का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और यह उच्च भूकंपीय गतिविधियों वाला क्षेत्र है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और तीन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करता है। दिशा को प्रभावित आपका करता है, तो याद रखिएगा, देखिए दिशा को प्रभावित कौन करते हैं, तो ये आपका कोरियोलिसिस बल करते हैं, जल के घनत्व के अंतर लवणता और तापमान ये भी करते हैं, प्रचलित हवाएं करते हैं, तटरेखा विन्यास भी करते हैं। याद रखिए देखिए महासागरीय धाराओं को उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित कौन करता है, तो ये चारों मिलकर आपको प्रभावित करते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर पर देखिए निम्नलिखित जल निकायों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। जल निकायों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, किसकी ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा अरब सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर हो जाएगा, उसके बाद आपका मृत सागर ये आपका तीसरा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लाल सागर ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। बताइए तापमान व्युत्क्रमण की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान व्युत्क्रमण की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ समन्वय तापमान गिरावट दर और विपरीत ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है, जो कि बिल्कुल कथन एक आपका सही हो जाएगा। देखिए साफ आसमान और स्थिर वायु वाली लंबी शीतकालीन रात व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कथन तीन में यह एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो धुएं और धूल को अपने नीचे फंसा लेता है, जिसे अक्सर शाही क्षेत्रों में घना स्मोग हो जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाता है। रखिएगा कि तापमान व्युत्क्रमण की घटना के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किससे जलवायु क्षेत्र में स्क्लेरोफिल वनस्पति वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए छोटे चमड़े जैसे पत्ते सबसे अधिक पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 39 को। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ वहाँ दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। देखिए क्या बोल रहा है, सूची 1 में आपका आकृति दिया, भू आकृति दिया हुआ, सूची 2 में आपका अपचयन कारक दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान करते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में इसे समुद्र के एक विशाल तरह की आवश्यकता होती है जिसका तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में चक्रवात की आंख आई उच्च दबाव वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां तेज हवाएं नीचे की ओर बहती हैं, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन 3 में ये उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणीवर्त दिशा में घूमते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर पर देखिए कश्मीर हिमालय के
करेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय के करेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कि ये हिमनदीय मिट्टी अन्य सामग्री में मोटे निक्षेप और मुरझन में धसे हुए हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये जाफरान किस्म के केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये केवल बृहत्तर हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो बिहार में स्थित रोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। तो बिहार में स्थित रोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। चलिए, इसका आंसर तो भैया हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग को खुद बताना पड़ेगा। ना इजी क्वेश्चन अगर हम आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित हैं और यह भारत नेपाल का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। क्या बोल रहा, भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। और ऊपर किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया जा रहा है ये आप लोग को बताना। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते बताइएगा किस मिट्टी का आपका बात इसमें कर रहा है लोग। देखिए, यह नमी में बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है और गीला होने पर चिपचिपा हो जाता है। देखिए, दो में आपका इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी तो बिल्कुल नहीं है। आपका जो है सो काली मिट्टी का आपका जो इसमें वर्णन किया जा रहा है। देखिए, सूक्ष्म मौसम के दौरान इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसमें स्वयं जुताई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल आपका जो है काली मिट्टी रेगुड़ का आपका जो है इसमें चर्चा किया जा रहा है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए, मैंगो शॉवर्स की घटना निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संबंधित है। तो मैंगो शॉवर्स की घटना निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे अधिक संबंधित हैं। किस राज्य से सबसे अधिक संबंधित हैं, सबको पता है कर्नाटक और केरल से आपका ये जो है सो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 45 के ऊपर। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। इतना इजी क्वेश्चन आ गया है, किसको इतना इजी, इससे बड़ा इजी क्वेश्चन तो मैं आज तक अभी तक देख हुए नहीं किए हैं। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को आपका जो है सो अलग कर दीजिए। 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं, यह अलग करता है अंडमान द्वीप समूह उत्तर और निकोबार द्वीप समूह को आपका दक्षिण, याद रखिएगा, इसको आप लोग अलग करता है। देखिए, विशेष रूप से लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, याद रखिएगा। किसको आपका लिटिल अंडमान को आपका जो है कार निकोबार से अलग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर का सोल्यूशन देने पर आ गए भैया, तो सोल्यूशन इसका जानते हैं तो 5 घंटा का वीडियो बनेगा कम से कम। अगर 150 नंबर प्रश्न का हम सोल्यूशन देना स्टार्ट किए तो भारत के निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं को सबसे पुरानी सबसे नई क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं को सबसे पुरानी से सबसे नई क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो है सो आपका हो जाएगा पहला। देखिए, आपको सबसे नया से सबसे पुराना की ओर जाना है, सॉरी सबसे पुराने से नई की ओर जाना है। सबसे पुराना इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना आपका हो जाएगा धारवाड़ सरणी, सबसे पुराना आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा विंध्य प्रणाली, उसके बाद हो जाएगा विंध्य प्रणाली सबसे आपका 2 नंबर में आ जाएगा। 3 नंबर में आ जाएगा गोंडवाना प्रणाली, या पर 3 नंबर में आ जाएगा। तृतीय प्रणाली आपका 4 नंबर में आ जाएगा। देखिए, धारवाड़ प्रणाली जो है आपका धारवाड़ प्रणाली जो 1 नंबर में है, सबसे पुरानी पूर्व कैब्रियन क्रिस्टलीय चट्टानें हैं। विंध्य प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी अवसादी चट्टानें हैं। गोंडवाना प्रणाली कोयला युक्त संरचनाएं हैं। तृतीय प्रणाली सबसे नई हिमालयी निक्षेप हैं, याद रखिएगा। देखिए, धारवाड़ की चट्टानों में खनिज लोहा मैग्नीज से भरपूर हैं। गोंडवाना भूमंड कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध हैं। तृतीय निक्षेप हिमालय उत्थान से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण से बिहार गंगा में मिलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से बिहार में गंगा में मिलती है। सबको पता है भैया, आपका बेटा मिलती है, आपका पुनपुन मिलती है और आपका कर्मनाशा मिलती है। गंडक आपका जो सो नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों जो है सो आपका दक्षिण से कौन सी नदी दक्षिण से बिहार में गंगा से मिलती है, ये तीनों का मिलती हैं। 48 में प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ गंगा नदी के बाएं
किनारे, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो है सर ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग भी तो खुद से बता सकते हैं कुछ आंसर। देखिए आपका रामगंगा हो गया, आपका गंडक हो गया, आपका गोमती हो गया और कोसी हो गया। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं? तो रामगंगा सहायक नदियाँ, गंडक आपका सहायक नदियाँ हैं, गोमती आपका सहायक नदियाँ हैं, कोसी भी जो है आपका सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। प्रश्न नंबर 49 की ओर बताइए, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित कैमूर पठार किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला का आपका जो है विस्तार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर पर देखिए, भारतीय मानसून के संदर्भ में मानसून की वापसी या पीछे हटना भारत के किस भाग से सबसे पहले शुरू होती है? भारतीय मानसून के संदर्भ में मानसून की वापसी या पीछे हटना भारत के किस भाग से सबसे पहले शुरू होता है? सबसे पहले वो आपका शुरू किस भाग से होता है? तो ये आपका उत्तर पश्चिम भारत से आपका सबसे पहले शुरू होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 51 आपका क्या बोल रहा है? तो बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइएगा, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिए, देखिए आपका पश्चिम चंपारण आपके नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, सीतामढ़ी भी करते हैं, मधुबनी भी करते हैं और आपका किशनगंज भी करते हैं। पूर्णिया जो है आपका नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करते, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सापेक्ष वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे 2021 के अनुसार बताइएगा, सबसे 21 के अनुसार तो ये आपको सबसे ज़्यादा किसका? तो आपका मिजोरम का जो है सो सबसे ज़्यादा आपका अनावरण प्रतिशत का सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की, प्रश्न नंबर 53 की ओर। प्रश्न नंबर 53 की ओर बता, भारत के निम्नलिखित में से किस खनिज का बिहार अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का बिहार अग्रणी उत्पादक हैं? तो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक हैं? तो सबको पता है, तो पायराइट जो है सबसे ज़्यादा बिहार आपका उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो बिहार में 8 से 10 किलोवाट चौड़ी पट्टी में पाई जाने वाली ताल मिट्टी के विशेष रूप में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। बिहार में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाने वाली ताल मिट्टी विशेष रूप से निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। कौन सा स्थान पर आपका स्थित है? तो आपका गंगा नदी के दक्षिण में आपका स्थित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। इसमें आपका क्या बोल रहा है? निम्नलिखित नदियों का मिलान करें। बिहार में गंगा नदी उनके संगम स्थल करें, नदी है और संगम बिंदु हैं। बताइए सोन नदी का आपका संगम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होने वाला है भैया। सोन नदी का मनेरपटना में आकर आपका संगम बिंदु है, याद रखिए। घाघरा का आपका संगम बिंदु कौन सा जो है? तो घाघरा का आपका संगम बिंदु हो जाएगा आपका छपरा, याद रखिए। गंडक का आपका देखिए संगम बिंदु को कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सोनपुर या हाजीपुर। पुनपुन आपका हो जाएगा फतुआ, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुनपुन देखिए कहाँ में गंगा में जाकर मिलती है? तो आपका फतुआ में जाकर मिलती है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में, यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य का कानून किसी केंद्रीय कानून को विपरीत है तो राज्य सरकार कानून प्रभावी होगी। यदि उसे राष्ट्रपति में सहमति के लिए आरक्षित किया गया था तो उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका राइट है। देखिए, यदि राज्यसभा में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद के राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून का अधिकार है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। कथन 3 में है, राज्यसभा का पारित ऐसा प्रस्ताव अधिकतम 6 महीने की अवधि तक लागू होता है। कथन 3 आपका जो है बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मामला
मूल संरचना सिद्धांत का विकास से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामला मूल संरचना सिद्धांत के विकास से संबंधित हैं? तो विकास से आपका संबंधित है, तो विकास से आपका संबंधित कौन सा धारणा हो जाएगा? तो ये आपका जो है जो संकरित संवाद मामला 1951 ये आपका जो है से मूल संरचना सिद्धांत का विकास से संबंधित है। ये देखिए वो चारों इससे संबंधित है, भैया ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58वां प्रश्न बताइए, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। किसके बारे में? लोक लेखा समिति के बारे में। कथन 1 में इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में आपका है, किसी मंत्री की समिति ही के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, इसका देखिए कार्यकाल आपका 1 वर्ष का है, न कि 5 वर्ष का, ध्यान रखिएगा। देखिए समिति के अध्यक्ष विपक्ष से हैं, जो कि बिल्कुल आपका कथन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, अध्यादेश का उपयोग संविधान में संशोधन करने में के लिए किया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की। होते बिहार राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को विचार करना है। कथन 1 में बिहार विधान परिषद की अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में इसे एक बार 12वें सदस्य में काम 3 साल क्या है, इसे एक 12वें सदस्य कम से कम 3 साल के हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला जैसे क्षेत्रों में मनोनीत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बिहार राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न बताइएगा, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न द्वारा की जाती है, तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। उपराष्ट्रपति को पद का हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रश्न नंबर 62 है, याद रखिएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइएगा, ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में देखिए आपका है, यह प्रस्ताव राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 की ओर। बताइए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में सिविल पदों और सेवाओं को सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो आपका 103वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। यदि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के घोषणा तक लागू होने के दौरान लोकसभा भंग कर दी जाती है और राज्यसभा इसे अनुमोदित कर दिया है, तो घोषणा तब प्रभावित होगी तब नवनिर्वाचित लोकसभा से पहले 30 दिन से 30 दिन तक, याद रखिएगा। देखिए, बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए, कौन सा कथन आपका गलत है, तो याद रखिए। देखिए, ये तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, यदि विधानसभा विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राज्यसभा द्वारा परिषद को समाप्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी ए बी और सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, पूंजी संरक्षण बफर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में देखिए आपका है, एक अनिवार्य पूंजी भंडार है जिसे बैंकों को न्यूनतम विनियमन के अतिरिक्त रखना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। देखिए, इसे बेसेल मानदंडों के तहत इसलिए पेश किया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि
बैंक आर्थिक विकास की अवधि के दौरान पूंजी का संचय करें, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका दो आपका गलत है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूंजी संरक्षण बफर के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न बताइए, खबरों में अक्सर देखने को मिलते हैं कि मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार करें। निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में इससे तात्पर्य प्रणाली की तरलता को कम करने और ब्याज दरों को बढ़ाने का प्रक्रिया से है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आमतौर पर बढ़ती मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था के अत्यधिक गर्म होने की प्रक्रिया से होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोनों कथन आपको बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का भुगतान संतुलन से पूंजी खाते का हिस्सा माना जाता है। सही उत्तर को चुनना है। किसके बारे में? भारत के भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का हिस्सा माना जाता है। तो ये आपका ध्यान रखिए। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका माना जाता है, उसके बाद ब्रह्म वाणिज्यिक उधार आपका माना जाता है, आपका पोर्टफोलियो निवेश आपका माना जाता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 69 नंबर पर बताइए, जीडीपी वृद्धि या मुद्रास्फीति के संदर्भ में आधार प्रभाव से तात्पर्य निम्नलिखित में से आपका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चालू वर्ष का प्रतिशत वृद्धि का गणना पर पीछे वर्ष के आंकड़ों का प्रभाव। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, दिवालियापन और दिवालिया संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है? किसके दिवालियापन और दिवालिया संहिता के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को विचार करना है। कथन 1 में देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? दिवालियापन और दिवालिया घोषित होने से संबंधित ही एक कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करना है, जो को बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। तो यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नरम मुख अपनाने का निर्णय लेता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आरबीआई ब्याज दरों को स्थिर रखेगा या तरलता बढ़ाने के लिए उन्हें कम करेगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए, बिहार सरकार को 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो याद रखिए, देखिए आपका युवा शक्ति बिहार का प्रगति आपका शामिल है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका सशक्त महिला, महिला ये भी आपका शामिल है। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव ये आपका शामिल है। हर घर नल जल ये आपका शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 63 के DIPAM मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सरकारी निवेश का प्रबंध से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, हिस्सेदारी से आपका संबंधित है। 74 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। देखिए, प्रायोजक बैंकों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हैं? तो ये आपका जो 35% आपका हिस्सेदारी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का आखिरी नंबर प्रश्न को 75 आ जाइएगा भैया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये 75 नंबर प्रश्न क्या है? जब प्रकाश की कोई तरंग विरल अवस्था से सघन माध्यम में आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपतित रहता है? तो याद रखिएगा, ये जो सा आपका आवृत्ति आपका जो है सो आपतित रहती है। ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।